एसपीएसएस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा ताकि हमारा थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिफोर एसपीएसएस के हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी होती हैं। देखें हम सबको पता है 2 तरह की रिसर्च है, क्वाली और क्वांटी। मैं कोशिश करूँगा कि हम स्टार्ट से लें और एक-एक चीज़ को रिवाइज़ करके हम लोग एसपीएसएस पे आ जाएँ कि एसपीएसएस ही क्यों ज़रूरी है और ये क्यों यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि हमारा थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल पे आ जाएँ। अच्छा जी, अब क्या है कि जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ होती हैं, उनको हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से यूटिलाइज़ करते हैं और जो बेस्ट सोशल साइंसेज़ में सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया जाता है, वैसे तो स्टैटा भी लोग यूज़ करते हैं, इसके अपोज़िट लोग एक्सेल से भी काम कर रहे होते हैं, वो भी आपको कुछ चीज़ें दे देता है, बट जो सबसे ईज़ी फ्रेंडली यूज़ है, वो एसपीएसएस है। अच्छा, फ अब एसपीएसएस में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एनालिसिस हैं जो दिए हुए हैं, बट हम सारे एनालिसिस यूज़ नहीं कर सकते। हमारे एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होते हैं या हाइपोथेसिस होते हैं। हमें वो डिटरमाइन करते हैं कि हमने कौन-सा टेस्ट यूज़ करना है। ये ना अक्सर स्टूडेंट्स को या अक्सर इवन टीचर्स भी थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस कैसे बनाए जाएँगे, फिर उनके लिए टेस्ट कौन-सा यूज़ होगा। अभी मुझे अक्सर स्टूडेंट वैसे ही करते हैं, उन्होंने मीडिएशन का हाइपोथेसिस बनाया होता है या उन्होंने इन्फ्लुएंस इफेक्ट वाला जो है वो हाइपोथेसिस बनाया होता है। तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती इसके लिए टेस्ट अप्लाई कौन-सा करना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं अपने हिसाब से जो है वो 4 टाइप्स के जो है वो हाइपोथेसिस बनाता हूँ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोलीग्स को भी समझाने के लिए, स्टूडेंट को भी समझाने के लिए कि आपने फ़र्ज़ करना है 4 टाइप्स के हाइपोथेसिस हैं। पहला जो है हाइपोथेसिस वो हम लोग डिटरमिन करते हैं अगर हमने कोई लेवल देखना है। ये बीएस में इस तरह के हाइपोथेसिस चलते हैं कि डिप्रेशन लेवल वुड बी हाई अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट है, ये बिल्कुल इनिशियल है। हालाँकि इस तरह के एमफिल और पीएचडी में तो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती। ये प्रिविलेंस को मेज़र करने के लिए जो है इस तरह के हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। इवन मैं एमफिल की प्रैक्टिसेज़ भी देखता हूँ फिफा में या कुछ यूनिवर्सिटी में जिन्होंने इस तरह के हाइपोथेसिस बनाए होते हैं। अब ये टोटली डिस्क्रिप्टिव को मेज़र कर रहा मीन जो स्कोर है वो लेते हैं, फिर वो क्राइटेरिया और स्केल का होता है। जैसे अगर हम लोग डिप्रेशन का स्केल ले रहे हैं, हमने बीडीआई लिया हुआ है, इफेक्टिव डिप्रेशन इन्वेंटरी या कोई और स्केल लिया हुआ है जैसे डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस है या हॉस्पिटल एंग्जायटी डिप्रेशन एक स्केल है। अब इनका प्रॉपर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर इतना स्कोर आएगा तो हम लोग जो हैं वो उस चीज़ को मेज़र करेंगे, उस स्केल के साथ मीन स्कोर आपके सैंपल का। तो ये इस तरह का हाइपोथेसिस लेवल वाला होता है, ये बीएस में हम प्रैक्टिस स्टूडेंट को करवाते हैं। ये एक टाइप। अब इसके लिए एक स्पेसिफिकेटेड जो है वो स्टैट हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से मेज़र करेंगे। फिर जो सेकंड टाइप हाइपोथेसिस की ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये कोरिलेशनल है। हम लोग रिलेशनशिप मेज़र करते हैं। इसके लिए भी हमें हमें हाइपोथेसिस से पता चल रहा होता है कि इसमें हमने हाइपोथेसिस बनाना है देयर विल बी या देयर वुड बी देयर लाइकली बी पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। इवन हम लोग समटाइम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर जो है वो डायरेक्शन मेंशन करते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमारे पास लिटरेचर सपोर्ट होती है तो हमें पता चलता है कि इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है? फिर उस बेस पे हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं या सम टाइम हमें डायरेक्शंस का नहीं पता होता तो हम लोग सिर्फ सीधा लिख देते हैं जी रिलेशनशिप है, देयर वुड बी अ रिलेशनशिप। वो बाद में फिर डायरेक्शंस आ जाती हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो स्टैट है वो कोरिलेशन है। सिंपल सी है, हमें पता है कि हमने रिलेशनशिप का हाइपोथेसिस बना दिया तो इसके लिए कोरिलेशन है। अच्छा जी, फिर उसके बाद थर्ड जो हाइपोथेसिस है वो हम लोग बनाते हैं जब हमने सर्टेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया होता है। हमें पता है कि हमने जब टॉपिक बनाया तो हमारा ये आईबी है, ये डीपी है। बट एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉपुलेशन को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर रहे होते हैं। ये एरर्स आता है। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि वहाँ पे ये स्टूडेंट को ये टीचर्स बताते हैं या इवन टीचर्स को भी ऐसे ही होता है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारा डीबी है और जो हमने वेरिएबल लिए हुए हैं वो आईबी है, जबकि ऐसा नहीं है। हम पॉपुलेशन के ऊपर ही
वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं, उन वेरिएबल्स में से हमने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए होते हैं और कोई डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए होते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक वेरिएबल है मोटिवेशन, अब ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मोटिवेशन अब डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस या डिप्रेशन है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेरी पॉपुलेशन है। तो टॉपिक मैं ऐसे बना लेता हूँ जी, इन्फ्लुएंस ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ या मोटिवेशन प्रिडिक्ट डिप्रेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो यहाँ टॉपिक से ही मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये आईबी है, ये मेरा डीबी है। यूजुअली हम लोग आईबीएस को फर्स्ट पे लिखते हैं, फिर डीबीएस को एंड पे लेके आते हैं, फिर उसके बाद पॉपुलेशन आती है। तो ये जो हाइपोथेसिस इस तरह के बनाए जाते हैं जिसमें हमने ये देखना है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सेकंड जो है वो हमारा डिपेंडेंट होगा और फर्स्ट इंडिपेंडेंट। तो अब इनके लिए जो हाइपोथेसिस के लिए हम लोग स्टैट सजेस्ट करते हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस है। फिर रिग्रेशन एनालिसिस में भी हम लोग देखते हैं कि आईवी एक है तो लीनियर सिंपल आएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। फिर अगर 2 आईवी हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन है। इस तरह करके रिग्रेशन की टाइप है। बट ये हाइपोथेसिस जो थर्ड टाइप है ये हमारा हाइपोथेसिस है जिसमें हम लोग इन्फ्लुएंस देखते हैं या इम्पैक्ट या इफेक्ट देखते हैं। तो ये 3 जो टाइप हमने की, फर्स्ट वाला वो प्रिविलेंस वाला था जिसमें हम लेवल चेक कर रहे होते हैं, सेकंड वाला रिलेशनशिप वाला था, थर्ड वाला जो है वो हम लोग इन्फ्लुएंस वाला देख रहे होते हैं और फोर्थ वाला वो कंपैरिजन वाला है। तो हम ये सारे प्रैक्टिसेस जब भी करते हैं, तो हम इसी इन्हीं ही कोर्स के अंदर रहते हुए हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर अगर आपने मीडिएशन मॉडरेशन लेना है तो वो फिफ्थ वाला चला जाता है, बट वो भी रिग्रेशन की ही एक्सटेंशन है, यानी रिग्रेशन एनालिसिस से ही उनको भी मेजर किया जाता है। अब फोर्थ जो है वो कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन में भी हम लोगों ने बड़ा पढ़ा हुआ है कि जब 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन होगा तो हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है। जब 3 ग्रुप्स हमारे पास होंगे और उनका कंपैरिजन या डिफरेंस देखना है, तो फिर हम लोग वन वे एनोवा लगाते हैं। तो ये 4 किस्म के हाइपोथेसिस हैं। हमने इन्हीं की ही प्रैक्टिस करनी होती है और जितनी ऑलमोस्ट हम लोग रिसर्च क्वांटिटेटिव करते हैं, हम इन्हीं 4 हाइपोथेसिस की ही बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव या अपने हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। अब इन्हीं 4 की ही बेस पे जो है वो हमने अपना जो है हाइपोथेसिस और फिर आगे स्टाइल लगानी है। अभी अगर आप लोगों किसी को कोई क्वेश्चन्स है तो वो हैंड रेज़ कर सकता है या वो क्वेश्चन जो है वो मार्क कर सकता है ताकि हम लोग जो है इस चीज़ को जो है क्लियर करके हम लोग नेक्स्ट जो है वो सेक्शन पे चलें। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ और साथ में डाटा शीट भी ओपन कर लूँ। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे? अच्छा जी, एसपीएस का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं ऐड करूँगा, फिर उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे आ जाएँगे। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। ऐसे तो मेरी 2 लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। उन्होंने ऑलरेडी एसपीएस को कहीं थोड़ा बहुत एक ने माशाल्लाह मैडम ने तो अच्छे से किया हुआ है, उन्होंने रिवाइज़ करना और सेकंड जो पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने उतना नहीं किया बट उनका भी एक्सपीरियंस है। बट जो 2 बाकी लोग हैं मुझे नहीं उनका आइडिया, बट ये है कि हम लोग थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे। बेसिकली एसपीएसएस जो है ये सोशल साइंसेज़ के जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं। पूरा जो इसकी एब्रिविएशन है वो स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज़ है और इसे जो है वो एक और भी एब्रिविएशन से जो है वो किया जाता है स्टैटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशंस के नाम से भी। बेसिकली ये सोशल साइंसेज़ के लोग यूज़ करते हैं और मैंने पहले भी बताया कि ये फ्रेंडली यूज़ है और इसे आराम से जो है वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने एक्सेल पे काम किया हुआ है वो इसे बड़ा ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
अ, अच्छा जी, मैंने एसपीएसएस की एक डाटा शीट जो है वो फाइल ओपन की है, और आप लोगों के पास सबके पास एसपीएस इंस्टॉल है? कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास अभी एसपीएस इंस्टॉल ना हुआ हो? जी, जी सर, जी मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ। मैंने मैंने काफ़ी लिंक एक ट्राई सेंड किया किया हुआ है, बट काइंडली फिर आप ये बाद में आप ये वीडियो भी ले लीजिएगा, और एक मेरी वीडियो और है वो इंस्टॉल के लिए है, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी मैंने मेल किया था। तो वो वीडियो भी मैं जी, आपको शेयर कर दूँगा ताकि आपको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम ना हो, तो उससे आप आराम से जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सीरियल की इसकी जो है वो भी साथ सेंड की जाएगी ताकि आप जो है इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे यूज़ कर सकें। ये फ्री है, अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हमें जो है वो लाइसेंस फी ही नहीं मिलती, इवन क्रैक वर्ज़न भी उनका नहीं होता, वो हमें परचेज़ ही फॉर लॉन्ग टर्म करना पड़ता है, बट एसपीएस इज़ वन ऑफ देम जो हमें ईज़िली फ्री मिल जाता है। तो जी, न्यू जब हम लोग ओपन करते हैं इसकी न्यू शीट, तो वो कुछ इस तरह की नज़र आती है, अगर आप लोगों को जो है वो शो हो रही है। तो इस तरह की आती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं। इसमें ये जो है ये सारा हमारे इनको हम लोग कहते हैं जी मेन्यू बार है, और ये हमारे बाकी ओवरऑल जो है वो फंक्शन है जहाँ से हम लोगों ने डाटा जो है वो एनालिसिस करना है या ट्रांसफॉर्म है डाटा को हम लोग जो है वो एक डाटा शीट से दूसरी तरफ लेके जाके उसमें चेंजेस करने हैं। अच्छा जी, ये जो बॉक्स आप लोगों को कॉलम्स और रो नज़र आ रही हैं, इस तरह ये कॉलम्स हैं, ऐसे इनको हम लोग रो कहते हैं। ये उसी तरह काम करते हैं जिस तरह एक्सेल काम करता है, यानी आप लोगों ने इसके अंदर डाटा एंट्री करनी है। बट इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ आपको नीचे शो होती है, जिसे हम लोग कहते हैं डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। ये वेरिएबल व्यू है। अगर आप लोगों ने साथ एसपीएसएस ओपन किया हुआ तो ये वेरिएबल व्यू है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के नेम ऐड करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चनायर देखे होंगे, हम लोग डाटा जब क्वेश्चनायर की फॉर्म में या डेमोग्राफिक फॉर्म में जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो उस डाटा को हम लोग जब एसपीएसएस में एंटर करते हैं, तो वो हमें 2 तरह से काम हम करते हैं। एक हम नीचे आप लोगों को अगर यहाँ नज़र आ रहा है वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू। तो वेरिएबल व्यू में हमने पहले वो डाटा शीट जो हमने क्वेश्चनायर को फिल करके और डेमोग्राफिक को फिल करके हमने लिए हुए, वो उसकी जो डाटा है वो उनके नेम हम लोग यहाँ ऐड करते हैं, जैसे वेरिएबल व्यू कहते हैं। फर्ज करें कि हमने सबसे पहले एज लिया हुआ है, अपना डेमोग्राफिक शीट से हम लोग डाटा एंट्री शुरू करते हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ नेम आएगा। नेम के बारे में ये कहा जाता है कि ये 8 वर्ड से ज़्यादा ना हो और इसके अंदर स्पेस नहीं हो। अगर आप स्पेस दे के 2 चीज़ें लिखते हैं तो ये हमेशा एरर देता है। तो ये आप कोशिश करें किया करें कि वर्ड्स को जो है वो स्पेस के बगैर लिखा जाए, या फिर आप लोग जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करके, यानी कैपिटल को करके आप और मिक्स करके लिख सकते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप स्पेस दे के लिखते हैं तब प्रॉब्लम आ रही होती है। टाइप जो है ये है डाटा आप ऐड किस तरह कर रहे हैं, स्पेशली जब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिक डाटा ऐड करते हैं, यानी वैल्यूज़ हमने यहाँ ऐड करनी होती है, नंबर्स ऐड करने होते हैं, तो तब हम लोग ये देते हैं। अगर आपने टाइप ऑफ डाटा रिटन में देना है, जैसे आपके टीचर कहते हैं जी आप नेम भी ऐड करो सबके, या इस तरह का कोई राइट फॉर्म में होता, तो फिर हम लोग स्ट्रिंग करते हैं, फिर उधर हम लोग जो है वो राइट कर सकते हैं एबीसी के लेटर्स में। अदरवाइज़ अगर हमने वर्ड्स में डाटा देना है, न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, तो हमको फिर डाटा टाइप जो है वो यहाँ से न्यूमेरिक करनी पड़ती है। अच्छा जी, विड्थ है ये हम जो हमारा कॉलम है उसका साइज़ हम लोग डिटरमिन करते हैं, तो इसका 8 स्टैंडर्ड है, इससे आपके रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं होगा, आप इसको 8 कर लें, 10 कर लें। डेसिमल जो है ये कहीं न कहीं मैटर करता है कि आपने अपना
जो डाटा है या जो रिजल्ट है वो कितने डेसिमल पे शो करवाने हैं, वो 2 पे करवाने हैं, वो 3 पे करवाने हैं या वो 4 पे करवाने हैं, या आप जो डाटा इंटर करने जा रहे हैं वो विद डेसिमल है या नहीं। सम टाइम हम लोग जब डाटा ले रहे होते हैं तो वो 10 10.20 इस तरह करके हम डाटा कलेक्ट किया होता है। तो अगर हमारा डाटा ऑलरेडी डेसिमल में है तो हम लोग इसको 2 डेसिमल रखेंगे, अदरवाइज़ इसको हम लोग 0 कर देते हैं जब हमारा डाटा डेसिमल में होता ही नहीं है। अच्छा जी, जो लेबल है यहाँ आपको आज़ादी होती है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं, जैसे आप आपको स्पेस का इश्यू नहीं है, आपको लेटर्स का इश्यू नहीं है, आपको वर्ड्स की स्पेस का नहीं है, आप जितना मर्ज़ी इसको लंबा करके लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने लिखना है ऐज ऑफ रिस्पोंडेंट, तो मैं आराम से यहाँ लिख सकता हूँ। लेकिन वहाँ आपको जो है वो स्पेस का इश्यू होता है कि आप वर्ड्स को जो है वो 2 वर्ड्स को जो है वो इकट्ठा लिख सकते हैं, बट स्पेस के साथ नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ आप वर्ड्स में स्पेस देख के भी जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट है वैल्यू, ये बड़ा अहम है। वैल्यू में क्या होता है कि आप हमारे पास सम टाइम कैटेगोरिकल डाटा आता है, कैटेगरीज़ होती हैं। अब उनके हिसाब से भी जो है जब हम लोग डाटा को जब एंटर करते हैं तो हमें उनकी वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। फ़र्ज़ करें एज ग्रुप्स हमने लिए हुए हैं, हमने एडोलसेंट्स लिए हैं, हमने यंग एडल्ट्स लिए हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने ग्रुप्स बना लिए हैं 10 से 20 साल के लोग। हालाँकि कहा जाता है कि ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ही हमें एज वेरिएशन दिया हुआ है जिसमें ये यंग एडल्ट्स हैं, इनका एज ग्रुप यहाँ से यहाँ होता है। उसके पीछे आप लॉजिक और थ्योरी भी है, जैसे एडोलसेंट्स हैं या यूथ है, मिडल एज है, तो ये आप कोशिश क्या करें कि जो ऑलरेडी डिटरमाइन एज ग्रुप्स हैं उन्हीं को फॉलो क्या करें। यानी हम अपनी मर्ज़ी से जो 5-5 साल का, 3-3 साल का गैप देके ग्रुप्स बना रहे होते हैं, तो ये इनसे अवॉइड किया करें, ये कोई अच्छा वे नहीं है। अभी मैंने देखा लोगों ने 3-3 साल का गैप दिया होता है, 17 से 20, 20 से 23, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर वो एज ग्रुप बनाएँ, जैसे अगर आपने बनाना है कोई 17 या 16 से 19 का आ रहा है, तो ये एक लेट एडोलसेंस एज है, यानी 16 से 19 साल जिन लोगों की एज होती है, उन्हें लेट एडोलसेंस कहा जाता है। और प्रॉपर एज उस ग्रुप को फॉलो करके वो एज ग्रुप बनाएँ। इसी तरह यंग एडल्ट्स का एज ग्रुप है, तो उस तरह करके आप एज ग्रुप उस एज कैटेगरीज़ के हिसाब से बनाएँ। फिर आप यहाँ वैल्यूज़ दे सकते हैं जी, जैसे एज ग्रुप्स मैंने लिया हुआ है एडोलसेंट्स का, तो उसके लिए मैंने एज ग्रुप डिटरमाइन किया हुआ था 12 से लेके 19 साल तक। तो मैं फिर यहाँ एडोलसेंट्स लिख सकता हूँ, ये हम लोग वैल्यूज़ जब देते हैं। अब मैंने एज ग्रुप भी व इधर लिख देना है कि ये 13 से लेकर 19 इयर्स जो है ये एज ग्रुप है इसकी। अब इसका मेरे पास रेफरेंस भी है कि एडोलसेंट्स की ये एज रेंज होती है। इसको जो है वो आप अच्छे से इस बेस पे जो है वो आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं जिसका आपके पास रेफरेंस होता है। अब इसी तरह जो सेकंड है वो है यंग एडल्ट्स की। तो ये मैंने उधर वैल्यू 2 दी यंग एडल्ट्स की, और एज रेंज भी मैंने ऐसे ग्रुप से देखा कि इनको कहा जाता है कि जो 20 या 20 से लेकर 34 तक होते हैं। अब एग्ज़ैक्ट तो मुझे भी इसकी अब याद नहीं है। यंग एडल्ट्स इनको कहेंगे, एडोलसेंट्स यंग एडल्ट्स की। ये एज ग्रुप है, तो इस तरह करके हम प्रॉपर जो एज ग्रुप जिसका कोई हमारे पास रेफरेंस होता है, हम लोग वो प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग उन उन एज ग्रुप को जो है वो ऐड किया जाए। इस तरह करके हम लोग ये वैल्यूज़ हैं। मिसिंग का कॉलम हमें देने की ज़रूरत नहीं होती। हम डाटा मिसिंग ऐड ही नहीं करते। मेरा तो ये है कि हम उनको रिमूव कर दिया जाता है, या ऑटो फिल का ऑप्शन होता है, हम उससे मिसिंग वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। अलाइन का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये आपने डाटा को राइट साइड से एंटर करना है या लेफ्ट साइड से शो करवाना है इस कॉलम में, तो ये मैटर नहीं करता। हाँ, ये मेजर्स जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं, और इनके ऊपर तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से कुछ नोट्स भी लेके आया था कि अगर मेजरमेंट्स के ऊपर आप लोगों से मैंने बात करनी है, तो वो मैं टाइप ऑफ मेजरमेंट को जो है वो लाज़मी ऐड करूँगा, ताकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे टीचर्स भी सम टाइम इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं जो है वो ऐड करूँ, ताकि आप लोगों का जो ये है वो कन्फ्यूजन हो। अच्छा जी, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं। नॉमिनल स्केल हैं जिन्हें कैटेगोरिकल भी कहा जाता है, ग्रुप्स या क्लास की सूरत में होते हैं, जैसे जेंडर है, इसी तरह एज के ग्रुप्स हैं, फैमिली सिस्टम हमने लोगों ने लिया होता है क्वेश्चनायर डेमोग्राफिक शीट में, फिर एजुकेशन ग्रुप है। तो ये नॉमिनल स्केल इनको बोला जाता है जिनमें कैटेगरीज़ ये ग्रुप फॉर्म होता है। फिर जो सेकंड है वो ऑर्डिनल स्केल है। अब ये ऑर्डर की सूरत में होते हैं।
यानी रैंक की सूरत में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या हम कोई टॉप 10 रैंक दे देते हैं। ये ऑर्डिनल ऑर्डर की सूरत में होते हैं। इंटरवल स्केल्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर एक डिफरेंस और डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब ये बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आर्बिट्री ज़ीरो वैल्यूज़ में। अब देखें जो इंटरवल स्केल होते हैं इनमें ज़ीरो की जो वैल्यू है उस वो इम्पोर्टेंस रखती है और इंटरवल स्केल्स में 0 से लेस भी वैल्यूज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे टेम्परेचर की बात की जाए तो वो -0, 7, 8, 9, 10 में भी चला जाता है। इवन कुछ लिक्विड स्केल्स भी ऐसे होते हैं जो माइनस की तरफ भी जा रहे होते हैं और पॉज़िटिव की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो ये इंटरवल स्केल्स में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 0 भी हो सकती हैं। जबकि रेशियो स्केल में जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, उससे पीछे नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इंटरवल स्केल में और जो है वो रेशियो स्केल में। ये अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो अब जब हम लोग एसपीएसएस पे डाटा एंटर करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमारा जो डाटा है, ये कौन-सा है। आया ये यहाँ पे मेजर में ये अब स्केल जो है स्केल मेजर कर रहा है यहाँ रेशियो को। अगर आपका डाटा रेशियो में है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ जो नॉमिनल में है, नॉमिनल कौन-सा है जो कैटेगोरिकल है यानी कैटेगरीज़ है। अच्छा, कैटेगरीज़ हम लोग डिटरमाइन करते हैं जब हम कोई डेमोग्राफिक फॉर्म ले रहे होते हैं तब तब हम लोग कैटेगरीज़ को लेते हैं। जब जैसे हमने एडोलसेंट्स के 2 ग्रुप बनाए हैं जी और एज के 2 ग्रुप हैं, एडोलसेंट्स हैं और फिर यंग एडल्ट्स हैं। अब हमें पता चल गया जी ये 2 ग्रुप्स हैं जो जिनको हमने कैटेगराइज़ किया तो ये नॉमिनल है। इसी तरह जी हम लोग एक जेंडर है ये बड़ा फ़ेमस हम लोग सारे ही डेमोग्राफिक में लेते हैं, हमें पता चलता है हमारे मेल कितने इम्पोर्टेंट है, फीमेल कितने हैं। तो ये अब देखें जेंडर को भी हमने न्यूमेरिक किया फिर इसकी एज रखी डेसिमल क्योंकि जेंडर में था ही नहीं। तो हमने इसको जो है वो वैल्यूज़ यहाँ दे दी, यहाँ फिर हमने जेंडर के लिए जो है वो दोबारा लिख दिया या जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें भी सेम हम कर सकते हैं, 0 भी आप 0 एंड 1 का भी आप ऑप्शन रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप 0 वैल्यू दे रहे हैं मेल को या 1 वैल्यू मेल को दे रहे हैं, 2 वैल्यू फीमेल को दे रहे हैं, तो आप ये दोनों में 0, 1 एंड 1, 2 जो है वो रख सकते हैं। बट रिकमेंड किया जाता है कि आप 0 एंड 1 समटाइम ये कोरिलेशन में या इस तरह करके आपको जो है डेमोग्राफिक वेरिएबल फेवर्स दे जाते हैं। तो 1 जो है ये फीमेल हो गई, सेम उसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था 1 एंड 2 सेम हमारा ऐसे ये आ गया है। इसको ऐड करना और ओके कर देना है और इधर से क्योंकि ये भी नॉमिनल है तो हमने ये ऐड कर देना है। अब ये 2 डेमोग्राफिक है, तीसरा फ़र्ज़ करें हम लोग कोई स्केल ले रहे हैं, सेल्फ स्टीम का एक स्केल है जी, आप लोग मोस्टली लोग वाकिफ़ होंगे, रोज़नबर्ग का सेल्फ स्टीम का स्केल है जो 10 आइटम्स के ऊपर है। अब फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने ये 2 डेमोग्राफिक क्वेश्चनायर के साथ 2 डेमोग्राफिक क्वेश्चन्स के साथ हमने रोज़नबर्ग का सेल्फ स्टीम का स्केल यूज़ किया हुआ है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं अब अपनी एब्रिविएशंस बना ली जाती हैं क्वेश्चन्स के लिए, जैसे सेल्फ स्टीम के लिए एसटी हम लोगों ने किया और 1 क्वेश्चन है। अच्छा जी, यहाँ पे भी आप लोगों ने हर क्वेश्चन अलग-अलग ऐड करना है। जितने एक एक क्वेश्चनायर के अंदर क्वेश्चन्स हैं उनको अलग-अलग करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो कंप्यूट ऐड कर रहे होते हैं। पहले तो ये ख़ैर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लोग करते थे, अब ये है कि स्टूडेंट्स इस तरह नहीं करते, वो हर क्वेश्चन को जो है वो अलग-अलग, एक-एक आइटम को अलग-अलग जो है वो ऐड करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। इसी से हम लोग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी अपनी इंश्योर करते हैं और ये चीज़ यहाँ से ही एसपीएससी से कंप्यूट किया जाता है, बजाय इसके कि मैनुअल स्कोरिंग की जाए, जो पहले बहुत ज़्यादा की जाती थी। लोग हाथ से जमा करते थे 10 आइटम को या कैलकुलेटर से करते थे, तो वो बड़े एफर्ट वाला काम होता था, 300-400 क्वेश्चन में ये बड़ी स्ट्रगल होती थी। अच्छा जी, सेल्फ स्टीम SE1 ऐसे करके हमने जितनी उसके आइटम है या कोई और स्केल है, उसके जितने आइटम है वो हमने एक-एक करके ऐसे ऐड करना है हमने। अच्छा, अब चूँकि ये हमारा जो है वो स्केल है, यानी ये उसमें नहीं आएगा, नॉमिनल में नहीं आएगा, तो हमने यहाँ से इसकी मेज़रमेंट भी स्केल की देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लेबल में आप इसके अगेंस्ट जो आइटम है या जो क्वेश्चन आपने पोज़ किया हुआ है, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसका जो पूरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनायर में फर्स्ट आइटम का जो क्वेश्चन है, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके लिए कोई लिक्विड दिया हुआ जैसे स्ट्रांगली एग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है, आप वो भी यहाँ वन बाय वन कर सकते हैं और इसको उसी तरह रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि वो जो लिक्विड स्केल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से हो रहा है। जैसे डिप्रेशन का जो स्केल है, डैश आप बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया होगा या बैक डिप्रेशन स्केल है